हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल द एक्सप्रेस पे। और पिछली क्लास में हम लोगों ने मौर्य काल तक पढ़ा था, तो उसके बाद में हम लोग देखेंगे गुप्त काल के बारे में। तो लेक्चर फर्स्ट है गुप्त काल। गुप्त काल हो गया, और गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य, इसका टाइम पीरियड है 319 से 500, 319 से 550 एडी, ये इसका टाइम पीरियड है। और हम लोग इसमें देखेंगे कि सबसे पहले तो गुप्त काल पढ़ने के लिए हम देखते हैं कि स्रोत क्या है। तो स्रोत के बारे में जैसे हम लोग जानते हैं कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, दो प्रकार के स्रोत होते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में हम देखते हैं कि गैर धार्मिक स्रोत में जैसे कालिदास की रचनाएं आ जाती हैं, और रघुवंशम एक नाटक है, महाकाव्य है, या रघुवंशम जो है महाकाव्य है। इसमें भगवान राम से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। फिर उसके बाद में है विशाखदत्त की रचनाएं आ जाती हैं, विशाखदत्त की रचनाएं आ जाती हैं। तो मतलब, और क्या नाम है, धार्मिक जो है ये गैर धार्मिक होता है, और बी पार्ट आता है इसमें धार्मिक। तो धार्मिक जो होता है इसमें आपका बौद्ध आ जाएगा, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। उसके बाद में ब्राह्मण साहित्य आ जाएगा, और गैर धार्मिक में आता आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की जो है आर्यभट्टियम नाम की जो है रचना है, ये सब आ जाते हैं। तो मतलब स्रोत यही है। पुरातात्विक में आप जाएंगे तो जैसे सिक्के हुए, अभिलेख वगैरह हुए, मृदभांड हुए, तो इन सब से जो है गुप्त काल की जानकारी हमको मिलती है। तो सबसे पहले अब हम इसमें ये देखते हैं, अब इसमें पहला हेडिंग जो है वो हम लोग डालेंगे कि गुप्त कालीन राजनीति और शासन। गुप्त कालीन राजनीति व शासन, राजनीति व शासन, राजनीति व शासन। तो गुप्तकालीन राजनीति व शासन में हम पहले देखेंगे शासक। इसमें शासक देखते हैं। तो शासक में लिखिएगा कि गुप्तों में कई महत्वपूर्ण शासक हुए, गुप्तों में कई महत्वपूर्ण शासक हुए, कुछ महान शासक हुए जो निम्न है, कुछ महान शासक हुए जो निम्न है। अब बात करें शासकों की, तो गुप्त काल में, गुप्त साम्राज्य में कई शासक आते हैं, लेकिन जो महान शासक हुए, जिनके द्वारा राज्यों का विस्तार हुआ, गुप्त साम्राज्य का नाम बढ़ा, तो हम 2-4 शासक आते हैं, तो उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो पहले आ जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, इसमें लिखिएगा कि चंद्रगुप्त के पूर्व के गुप्त, चंद्रगुप्त के पूर्व के गुप्त केवल सामंत के हैसियत से थे, सामंत के हैसियत से थे। मतलब चंद्रगुप्त प्रथम के पहले के जितने भी शासक थे वो केवल सामंत के हैसियत से मतलब रहा करते थे। फिर इसमें हम देखते हैं कि लेकिन या गुप्तों का वास्तविक संस्थापक है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्तों का वास्तविक संस्थापक है। फिर आते हैं, तो इसने महाराजधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने महाराजधिराज की उपाधि ग्रहण की। 319 ईस्वी का गुप्त संवत जारी किया। 319 ईस्वी का गुप्त संवत जारी किया, गुप्त संवत जारी किया।
उसके बाद में यह प्रथम गुप्त शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए। प्रथम गुप्त शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए। और यह लिच्छवी की राजकुमारी कुमारा देवी से विवाह किया, लिच्छवी की राजकुमारी कुमारा देवी से विवाह किया। और इसके सोने के सिक्कों पे इसे रानी को अंगूठी पहनाते हुए दिखाया गया। रानी को अंगूठी पहनाते हुए मतलब विवाह के एक जो परिधान है उसमें दिखाया गया। तो ये तो हो गया चंद्रगुप्त प्रथम। अब दूसरे आते हैं समुद्रगुप्त। दूसरे आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक दूरदर्शी कुशल राजनीतिज्ञ, साम्राज्य निर्माता एवं कला संगीत का प्रेमी था। कला एवं संगीत का प्रेमी आज के रूप में जाना जाता है। अगर हम समुद्रगुप्त के बारे में बात करें तो समुद्रगुप्त अनेक मतलब शासन चलाने के लिए अलग अलग रणनीति अपनाता है। एग्जाम्पल के तौर में अगर हम देखते हैं कि उसने अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग नीति अपनाई थी। जैसे उत्तरी भारत आर्यावर्त के 9 राज्यों को, इसने उत्तरी भारत आर्यावर्त के 9 राज्यों को जो जीता था तो उसके लिए अलग रणनीति थी। फिर दक्षिणावर्त के 12 राज्य को इसने जीता, अपने साम्राज्य में मिलाया, तो इसके लिए भी अलग जो है नीति थी। तो मतलब समुद्रगुप्त हर काम के लिए अलग अलग नीति अपनाया था। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सोने के सिक्के, स्वर्ण सिक्के चलाए थे, 6 प्रकार के। और इसके सिक्कों पर इसे बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। इसके सिक्कों पे इसे बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। अतः कहा जाता है कि संगीत प्रेमी था। तो ये हो गए समुद्रगुप्त। अब हम बात करते हैं रामगुप्त। एक शासक थे समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त। ये केवल तांबे के सिक्के चलाए थे। जो रामगुप्त थे ये तांबे के सिक्के, इनके केवल तांबे के सिक्के मिलते हैं। तो रामगुप्त के बारे में केवल यही एक है। इसके बाद में आ जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जो ये भी महान शासक हुए थे। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय इनका टाइम पीरियड था 375 से 415। 375 से 415 इनका टाइम पीरियड था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखिएगा कि यह भी समुद्रगुप्त की भांति महान शासक था। इसने शक राजा रुद्र, इसने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया। इसने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया और शकों का संपूर्ण उन्मूलन किया। और इस खुशी में जब वो रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया तो इस खुशी में इसने चांदी के सिक्के चलवाए। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त साम्राज्य में पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए, जारी किए। और यह विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। फिर इसके बारे में है कि इसने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। इसने जो है उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया
उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया। फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों की चर्चा मिलती है। जो नवरत्न होते थे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में इनका उल्लेख मिलता है। जैसे इसमें कालिदास, धन्वंतरी, ब्राह्मणेर, अमर सिंह आदि मुख्य थे। और फिर फाहान, जो फाहान चीनी यात्री था, फाहान चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय में भारत आया था। ये हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर आते हैं कुमारगुप्त। फिर जो है आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, अगर हम कुमारगुप्त की बात करें इसमें, तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और इन्हें शंकरादित्य भी कहा जाता है। कुमारगुप्त को शंकरादित्य भी कहा जाता है। अब अगर आ जाते हैं हम स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, इनका टाइम पीरियड था 455 से 467। स्कंदगुप्त यह महान गुप्तों की लड़ी में अंतिम शासक था। गुप्त साम्राज्य में यह महान गुप्तों की जो लड़ी थी उसमें अंतिम शासक था। यह मध्य एशिया से आने वाले घुड़ों को परास्त किया, उन्हें भारत में नहीं आने दिया। और स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी करवाया था। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी करवाया था। और अब लास्ट में स्कंदगुप्त के बाद के जो शासक हुए वो काफी कमजोर और निर्बल हुए थे। उन्होंने घुड़ों के आक्रमण को रोक नहीं पाए और ना ही कोई महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्यक्रम चला पाए। और इनका जो विष्णुगुप्त लास्ट शासक था, विष्णुगुप्त के मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। विष्णुगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। अब हेडिंग डालिए गुप्त राजनीति एवं प्रशासन। गुप्त राजनीति एवं प्रशासन। प्रशासन इनका केंद्रीकृत प्रशासन था। अब इनको चलाने के लिए केंद्र में सम्राट, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, केंद्र में सम्राट। अब केंद्र के बाद चलाने के लिए बटे थे प्रांत में। प्रांत को भुक्ति भी कहा जाता था और जो प्रांत के अधिकारी होते थे उनको उपरिक कहा जाता था। अब हर प्रांत को जिले में बांटा गया था। जिला को विषय भी कहा जाता था और जिला का जो अधिकारी होता था उसे विषयपति कहा जाता था। इसके बाद में हर जिले को एक मध्यवर्ती प्रशासन में बांटा गया। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है ग्रामीण प्रशासन, जिसके अधिकारी मुखिया। और ये जो मध्यवर्ती प्रशासन था इसके अधिकारी होते थे विधिपति, और इसे विधियां भी कहते थे। गांव का समूह होता था और इसे विधियां भी कहते हैं। तो अगर हम गुप्त काल के प्रशासन की बात करें तो केंद्रीय
प्रशासन का विकेंद्रीकरण था, मतलब सत्ता एक हाथ में ना होके कई हाथ में आम लोगों तक थी, ग्रामीण प्रशासन तक थी। तो केंद्र था, केंद्र में सम्राट, मंत्री परिषद, और फिर उसके बाद में प्रांत में बटे थे। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, और जो प्रांत या भुक्ति के जो अधिकारी होते थे उनको जो है ऊपरी कहा जाता था। फिर हर प्रांत को जिले को विषय कहा जाता था, इसके अधिकारी विषयपति। फिर मध्यवर्ती प्रशासन, ये गांव का समूह होता था, इसे बिथिया कहते थे, और इसके अधिकारी को बिथिपत कहते थे। फिर आ जाता है आपका ग्रामीण प्रशासन में, इसके अधिकारी को मुखिया कहते हैं। तो ये तो हो गया कि प्रशासन कैसा था। अब हम आते हैं गुप्तकालीन समाज के बारे में। अब हम आते हैं गुप्तकालीन समाज के बारे में। गुप्तकालीन समाज के बारे में, ये हेडिंग है गुप्तकालीन समाज। इसमें पहला है कि वर्ण व्यवस्था जारी रही। वर्ण व्यवस्था जारी रही। फिर दूसरा इसमें आता है कि समाज में दास व्यवस्था विद्यमान थी। दास व्यवस्था थी, और ये दास व्यवस्था नारद मुनि ने 15 प्रकार के दासों की चर्चा मिलती है। नारद मुनि 15 प्रकार के दासों की चर्चा मिलती है। फिर आता आपका अस्पृश्यता। अस्पृश्यता, छुआछूत, अस्पृश्यता की प्रथा विद्यमान थी। और फाहवान कहता है अस्पृश्यता के बारे में, फाहवान कहता है कि नगर के छोर पर ऐसे लोग रहते हैं जो अगर वो अंदर आते हैं तो वो आवाज करके आते हैं, मतलब आने की सूचना देते हैं, जिन्हें लोग देख करके अपने आप को अछूत मानते हैं। फिर अगर हम बात करें स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। इसमें देवदासी प्रथा का चलन था। देवदासी प्रथा। फिर सती प्रथा थी। सती प्रथा विद्यमान थी। और फिर बाल विवाह भी विद्यमान था। वेश्यावृत्ति भी थी। वेश्यावृत्ति भी विद्यमान थी। और लास्ट में विधवाओं की दयनीय दशा थी। विधवाओं की दयनीय दशा। तो अगर हम गुप्तकालीन समाज की बात करें तो इसमें वर्ण व्यवस्था जारी रही। फिर दास व्यवस्था विद्यमान थी। नारद मुनि में 15 प्रकार के दासों की चर्चा मिलती है। छुआछूत था। फिर स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। देवदासी की प्रथा थी। सती प्रथा विद्यमान थी। बाल विवाह, वेश्यावृत्ति और विधवाओं की दयनीय स्थिति। तो ये तो हो गया समाज। अब हम बात करते हैं इनके अर्थव्यवस्था के बारे में कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था कैसा था। तो अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के बारे में, अब अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो इसमें कृषि क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि हुई।
सकारात्मक वृद्धि के प्रमाण मिलते हैं। और व्यक्तिगत तथा राज्य दोनों द्वारा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। व्यक्तिगत भी और राज्य दोनों द्वारा सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया गया। और भूमि की बिक्री, भूकर तथा विभिन्न फसलों के उपजाने की जानकारी मिलती है। कृषि हो गया। फिर अगर हम बात इसमें करें उद्योग धंधे, तो उद्योग धंधे में वही वस्त्र उद्योग, लोहा, मृदभान, उसके बाद में हाथी दांत आज जो उद्योग धंधे थे। फिर अगर व्यापार वाणिज्य की बात करें, व्यापार वाणिज्य, तो व्यापार वाणिज्य की बात करें तो विदेशी व्यापार दक्षिणी पूर्वी एशिया, विदेशी व्यापार जो दक्षिणी पूर्वी एशिया से दक्षिणी पूर्वी एशिया और चीन आदि देशों से होता था। और भारत और रोम का जो व्यापार था गुप्त काल में उसमें गिरावट आई। भारत रोम व्यापार में गिरावट आई। अब इसका कारण जो है रोमन साम्राज्य का पतन भी था और रोमन लोगों द्वारा चीनियों से गुप्त ढंग से रेशम निर्माण की विधि सीखना था। मतलब भारत और रोम व्यापार में जो गिरावट आई उसका जो कारण था वो तो एक ये था कि रोमन साम्राज्य का पतन, और दूसरा ये था कि ये गुप्त ढंग से चीनियों द्वारा रेशम निर्माण की कला जो सीखना यह कारण था। और अगर हम अर्थव्यवस्था की प्रकृति की बात करें तो प्रकृति मौद्रिक थी और यह था इनका अर्थव्यवस्था। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि अर्थव्यवस्था और इनका समाज और इनके शासकों के बारे में जाने। अब इसके बाद हम सब अगली क्लास में देखेंगे जैसे कला के क्षेत्र में कुछ बातें और इनका जो है कला हुआ। फिर उसके बाद में स्थापत्य कला में स्थापत्य आ जाता है, गुप्तकालीन मंदिर की विशेषता है। उसके बाद में जो है इसी टाइम पीरियड में बुद्ध और बौद्ध और जैन धर्मों का भी विकास होता था जो धीरे या फिर पतन, ये सब जानेंगे इसी में। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आगे देखेंगे कल क्लास में। धन्यवाद।